इस वीडियो में मैं नॉर्मल मोड्स के बारे में बात करना चाहता हूँ कि नॉर्मल मोड्स जो हैं वो क्या होते हैं और उनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल मोड सिंपली किसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं और इनको मोड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सिस्टम हम कंसीडर करते हैं, जिस सिस्टम की बात हम कर रहे होते हैं, उसकी एक से ज़्यादा ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं जिसके ऊपर वो सिस्टम पॉसिबली ऑसिलेट कर सकता है और उन पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज़ को नॉर्मल मोड्स कहते हैं। आप सब ने सिंपल पेंडुलम पढ़ा होगा अपने कॉलेज के कोर्स में। और सिंपल पेंडुलम में हमारे पास क्या होता था कि हम एक मैस लेते थे और उसको किसी स्ट्रिंग से अटैच कर देते थे, जस्ट लाइक दिस डायग्राम। लेट मी एक्चुअली मेक इट एट वन कॉर्नर, जस्ट लाइक दिस डायग्राम। और फिर हम कहते थे कि ये मैस जो है ये ऑसिलेट कर सकती है इस ग्रेविटेशनल फील्ड में, और इस स्ट्रिंग की अगर लेंथ एल हो और इस मैस एम हो इस मैस की, तो हम कहते थे कि ये ऑसिलेट कर सकती है और इसकी फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते थे। हाँ, आप सब ने कॉलेज में कैलकुलेट की भी होगी और हमें पता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो आती थी वो आती थी ओमेगा इक्वल्स जी डिवाइडेड बाई एल। जी जो है ये कांस्टेंट है हमारे पास, जिसको आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और एल जो है ये हमारे पास इस जो स्ट्रिंग है जो हमने ली है उसकी लेंथ है। और ये जी बाई एल नहीं, मेरे ख्याल में एल बाई जी होता था, क्योंकि हमारे पास जी बाई एल से जो यूनिट आते हैं वो 1/टाइम के आते हैं और 1/टाइम हमारे पास फ्रीक्वेंसी होता है। यस, तो जी बाई एल ही है इसमें। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आती थी ओमेगा स्क्वायर्ड वो जी बाई एल के बराबर होती थी। ठीक है, तो इस पेंडुलम के केस में हम देखते थे कि हमारे पास सिस्टम जो है वो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर मूव कर सकता है या ऑसिलेट कर सकता है, और वो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ दैट पेंडुलम। जब हमारे पास सिस्टम जो हैं वो एक पेंडुलम ना हो बल्कि एक पेंडुलम से ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पे मैं इसी सिस्टम के अंदर एक और पेंडुलम इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ ऑफ द सेम लेंथ। लेट्स से कि ये हमारे पास एक और पेंडुलम है जिसकी लेंथ जो है वो बिल्कुल सेम है और इसकी मैस इस पहले वाले पेंडुलम की मैस के बराबर भी हो सकती है या मुख्तलिफ भी हो सकती है। दैट्स द डिफरेंट प्रॉब्लम कि आप मैस को क्या लेते हैं। और अगर एडिशनली मैं इस सिस्टम को, ये जो मैसेज हैं हमारे पास पेंडुलम की, इनमें इनको दरमियान में किसी स्प्रिंग से अटैच कर देता हूँ, लेट्स से कि जो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है, तो इस केस में अब अगर मैं इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो इस सिनेरियो में हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जी डिवाइड बाई एल थी ये नहीं आती। ये आती है, लेकिन इसके साथ हमारे पास कुछ एडिशनल फ्रीक्वेंसीज भी आती हैं जिनके ऊपर ये सिस्टम मूव कर सकता है या ऑसिलेट कर सकता है। तो ये फ्रीक्वेंसी और इसके अलावा जो जो फ्रीक्वेंसीज़ आएंगी इस सिस्टम की, उन फ्रीक्वेंसीज़ को हम नॉर्मल मोड्स कहते हैं। और ये जो सिस्टम है ये कपल्ड ऑसिलेटर कहलाता है, क्योंकि ये ऑसिलेट कर सकता है, सो ये ऑसिलेटर है। और हमने देखा कि यहाँ पे हमने दो ऑसिलेटर्स को यानी दो पेंडुलम्स को हमने किसी स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया है, तो हमने उनको कपल कर दिया है एक दूसरे से। तो हमारे पास ये सिस्टम जो है ये कपल्ड सिस्टम कहलाता है। और इस कपल्ड सिस्टम की जो हम फ्रीक्वेंसीज़ कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास नॉर्मल मोड या नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज़ कहलाती हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल थी जो मैंने आपको दी। आप इसको यूँ भी कंसीडर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने मैस स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा था, अगेन अपने हाई स्कूल में या कॉलेज में आपने पढ़ा होगा, जिसमें हमारे पास यूँ होता है कि फ़र्ज़ करें ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसमें हमारे पास एक्स एक्सेस है ये वाला टुवर्ड्स राइट और वाई एक्सेस है अपवर्ड डायरेक्शन में, और आप ये कहते हैं कि इस के ऊपर, इस एक्स एक्सेस के ऊपर हमारे पास कोई एक मैस है जो मूव कर रही है और वो मैस जो है वो स्ट्रिंग से अटैच है। ठीक है, लेट्स से कि इसकी मैस जो है वो एम है और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास वो के है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपने कैलकुलेट की थी और ये मेरे ख्याल में आई थी ओमेगा स्क्वायर्ड इक्वल्स के डिवाइड बाई एम। और इसके अगर आप यूनिट चेक करें तो आपको इसके यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं 1/सेकंड के, और के जो है इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन्स पर मीटर, और न्यूटन जो होता है वो होता है किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर।
तो हम यहाँ से देख सकते हैं, बट आई बिलीव कि ये ओमेगा स्क्वायर जो है ये k/m के बराबर होता है, और आप इसके यूनिट्स जो है वो चेक कर सकते हैं। और हमारे पास जो यूनिट्स आते हैं इसके, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के यूनिट से ही आते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं इनके यूनिट्स जो हैं, इस केस में भी मैंने यूनिट्स को ऐसे ही चेक किया था, और इस केस में भी मैंने यूनिट्स को ऐसे ही चेक किया। और इसके पीछे एक रीज़न है कि आपको ये फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सिंपली, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सिंपल पेंडुलम के केस में जी के ऊपर डिपेंड करती है और एल के ऊपर डिपेंड करती है, और सिमिलरली मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में के ऊपर डिपेंड करती है और उस मैस के ऊपर डिपेंड करती है। तो उनकी एग्जैक्ट वो क्या फार्मूला है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज चेक द डायमेंशंस, और आप अपने फार्मूला को उस हिसाब से करेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इस केस में भी आपको बताया, और इस केस में भी मुझे फार्मूलाज याद नहीं है, एंड आई डोंट नीड टू रिमेंबर द फार्मूलाज। जो चीज़ मुझे पता होनी चाहिए वो ये है कि ये जो ओमेगा है ये फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेट्स से, और इसके यूनिट्स जो हैं वो 1/सेकंड के होने चाहिए, या फिर दूसरे अल्फाज में रेडियन पर सेकंड होने चाहिए। तो मैं के और एम को राइट साइड पे इनकी रेशो ले सकता हूँ, या इनको इस तरतीब में लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो ओवरऑल यूनिट बने वो 1/सेकंड के बने, और मैं श्योर होऊंगा इस चीज़ से कि जो मैंने फार्मूला लिखा है वो सही लिखा है। मिसाल के तौर पे इसमें अगर आप k/m लिखें तो m जो है ये किलोग्राम्स हैं इसके यूनिट, जो k है इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन्स पर मीटर। और मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा सकता हूँ कि ये हमारे पास करेक्ट यूनिट्स आते हैं। k जो है ये होता है न्यूटन पर मीटर, और जो m है इसके यूनिट होते हैं किलोग्राम के, और न्यूटन जो है वो हमारे पास होता है किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास किलोग्राम्स और मीटर्स पहले भी हैं। और अब आप देख सकते हैं कि किलोग्राम्स और मीटर्स कैंसिल हो जाते हैं, और हमारे पास करेक्ट यूनिट आते हैं 1/सेकंड स्क्वायर, जो कि ओमेगा स्क्वायर के यूनिट है, यानी ओमेगा की यूनिट 1/सेकंड हो जाएंगे। सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर anything, you don't need to memorize anything. Anyway, that's not the problem we are talking about today. The problem we are talking about today is coupled oscillators and how to calculate the frequencies of those coupled oscillators, which are called normal modes. तो मैंने आपको ये वाली मिसाल दी पहले, अब मैंने आपको ये वाली मिसाल दी अगेन कि जो चीज़ आपने एफएससी में पढ़ी हुई है या मे बी हाई स्कूल में पढ़ी हुई है, और उसका आपको पता है कि उसमें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपने ये कैलकुलेट किया था। व्हाट हैपन्स इफ़ आई अटैच अनदर सिस्टम टू दिस मैस, लेट्स से कि मैं इस मैस के साथ एक और मैस अटैच कर देता हूँ, लेट मी कॉल दैट मैस m1, राइट। तो अब जो है इस सिनेरियो में इन जनरल मैं कह सकता हूँ कि ये जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी मुख्तलिफ है। तो इस सिनेरियो में मैं खुद से सवाल करता हूं कि मेरे पास जो अब फ्रीक्वेंसीज़ आएंगी, यानी अब मैं अगर इस मैस के ऊपर कुछ फोर्स लगाता हूं टुवर्ड्स राइट और इसको छोड़ देता हूं फोर्स लगा के, तो ऑफ कोर्स ये ऑसिलेट करेगी। वी नो कि मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है वो ऑसिलेट करता है जब हम उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको छोड़ देते हैं। तो सवाल ये है कि इस सिनेरियो में ये जो मैसेज हैं या ये जो सिस्टम है मैसेज का जो स्प्रिंग से अटैच है, ये किस तरह की मोशन परफॉर्म करेगा। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी दैट यूजली वी आर इंटरेस्टेड इन इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। तो मेरा सवाल ये है कि ये किन फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर ये सिस्टम जो है ये ऑसिलेट करेगा, और ये फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं ये नॉर्मल मोड्स कहलाती हैं, और ये फ्रीक्वेंसीज़ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं आज के टॉपिक में। तो हमारे पास इसमें अब आप ये फर्दर एक क्वेश्चन, लेट मी क्विकली समराइज इट, एक क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि इसका हमें फ़ायदा क्या है, व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ स्टडीइंग सच काइंड ऑफ सिस्टम्स और नॉर्मल मोड्स। तो मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप ये वाला सिस्टम कंसिडर करते हैं कि आपके पास कुछ मैसेज हैं। लेट मी एक्चुअली गिव यू एग्जांपल कि ये मैसेज क्या होते हैं। लेट्स कॉल दिस मैस m1, और ये स्प्रिंग के साथ अटैच है किसी दूसरी मैस से, लेट्स कॉल दिस मैस m2, एंड फिर ये एक और स्प्रिंग से अटैच है किसी तीसरी मैस से, एंड लेट्स कॉल दिस मैस, लेट मी मेक इट अ लिटिल बिगर बिकॉज इट्स एक्चुअली इक्विवेलेंट टू द फर्स्ट मैस, लेट्स कॉल दिस मैस अगेन m1। तो हमारे पास ये सिस्टम है, और जो जिन स्प्रिंग्स से ये अटैच हैं उनको हम k1 एंड K1 एक्चुअली ये जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ उसमें दोनों हमारे पास ये स्प्रिंग की जो कांस्टेंट्स हैं वो सेम है, तो मैं इनको K कह लेता हूँ। तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट्स ये आते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप इस सिस्टम की, ये वाला जो सिस्टम मैंने आपको दिखाया है, आप इस सिस्टम की नॉर्मल मोड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर सकते हैं। बट देन यू आस्क योर सेल्फ कि इसका एडवांटेज क्या है, मुझे इस तरह का सिस्टम मैं नेचर में कहाँ पे देख रहा हूँ। वाई वुड आई नीड टू पुट माई सेल्फ इन सो मच पेन इन कैलकुलेटिंग दिस फ्रीक्वेंसीज,
Why I want to do that? So it's just like, it's just like the carbon dioxide molecule. So like you have carbon in the middle, then you have some bond, and you have oxygen on both sides of it, right? So this is just like carbon dioxide molecules. and हमें पता है कि ये जो bonds हैं, अगर हमारे पास वाइब्रेशनल मोड्स मौजूद हों, यानी ये तीनों जो हमारे पास एटम्स हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और ये एटम्स अगर ऑसिलेट कर सकते हैं, तो दिस इज़ जस्ट लाइक दिस सिस्टम, राइट? सो इट मीन्स कि अगर मैं ये सिस्टम सॉल्व करता हूँ, तो आई एम एक्चुअली सॉल्विंग फॉर द एक्चुअल वाइब्रेशनल मोशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो आई नीड दैट. And I mean, it's understandable that I want to understand that how a carbon dioxide molecule behave. So in order to understand carbon dioxide molecule, I need to understand vibrations of such kind of system, and this is just equivalent to this mass spring system that I have drawn here, right? तो अब यहाँ पे मेन सवाल के ऊपर आते हैं कि हम इस सिस्टम के नॉर्मल मोड्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो इसमें जो पहला स्टेप है, आप फर्स्ट स्टेप में यूँ करते हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट, फ़र्ज़ करें कि आपने फोर्स लगाई है इस सिस्टम के ऊपर, और उस फोर्स की वजह से इन तीनों मैसेज में, जो ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल्स की मैसेज हैं, लेट्स से, जिनको हमने M1, M2 और M1 से रिप्रेजेंट किया है, लेट्स से कि इनमें कुछ डिस्प्लेसमेंट्स पैदा होते हैं. M1 में X1 डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है. सिमिलरली M2 में जो डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है वो हमारे पास X2 है, और इसी तरह जो डिस्प्लेसमेंट M3 में पैदा होता है वो हमारे पास है X3. तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है X3. तो अब चूँकि हम ये कहते हैं कि जो वाइब्रेशन होती है वो इन पॉइंट्स के इर्द गिर्द होती है, यानी जो इनके मेन पॉइंट्स हैं जिधर से मैंने ये डिस्प्लेसमेंट्स X1, X2 और X3 डिफ़ाइन किए हैं, चूँकि ये इनके इर्द गिर्द होती है, यानी जो इनकी वाइब्रेशनल मोशन होती है, उनका डिस्प्लेसमेंट बहुत समाल होता है मेन पोजीशन के इर्द गिर्द. तो जो काम मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ ये है कि मैं इन समाल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए जो ऑसिलेशंस होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करना चाहता हूँ. और हमें पता है कि हम अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास न्यूटन्स सेकंड लॉ जो है वो हमेशा से मौजूद है. और न्यूटन्स सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि किसी भी सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लगती है वो उस सिस्टम की मैस टाइम्स उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसके बराबर होती है. और चूँकि यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग्स इन्वॉल्व हैं और जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं X1, X2 और X3 ये बहुत कम हैं, यानी स्मॉल हैं, तो इस लिमिट में, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट्स बहुत स्मॉल हैं, जिसको आप इलास्टिक लिमिट कहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, हुक्स लॉ यूज़ कर सकते हैं. और हुक्स लॉ हमारे पास होता है -k टाइम्स x इन जनरल. और ये जो x है ये डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी मैस का जो स्प्रिंग से अटैच होती है और जिसके ऊपर हम फोर्स F = ma अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे मैं जो काम करने वाला हूँ वो ये है कि मैंने अपने कोऑर्डिनेट्स डिफ़ाइन कर लिए हैं यहाँ पे X1, X2 और X3. और अब मैं इस F = ma को यूज़ करके हर मैस के जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, क्योंकि सारी मैसेज स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड हैं, तो हर मैस का डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन से लिखना चाहूँगा. और चूँकि मेरे पास एक्सेलरेशन है और हमें पता है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए जितनी भी वाइब्रेशंस मोशन होती हैं उनको आप साबित कर सकते हैं कि दीज आर सिंपल हार्मोनिक मोशंस. तो मैं करना ये चाहता हूँ कि मैं इस इक्वेशन को यूज़ करके इनसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस हासिल करना चाहता हूँ. और ऑफ कोर्स एक दफ़ा मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस हासिल कर ली, विच मीन्स कि मैंने ये साबित कर दिया कि इनमें से हर मैस जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है. तो फिर मैं इनकी फ्रीक्वेंसीज़ कैलकुलेट कर सकता हूँ और वही फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो नॉर्मल मोड्स कहलाएंगी. सो पहली मैस के लिए, ये जो मैस लेफ़्ट के ऊपर है, इसके लिए मैं ये वाली इक्वेशन अगर यूज़ करूँ तो ये वाली मेरे पास बनेगी. लेट्स से ये मैस जो है ये है M1 और जो एक्सेलरेशन है इसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो a है. लेट मी कॉल इट एक्चुअली a1. और ये इक्वल होगा -kx के. और एक और बात यहाँ पे जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो माइनस साइन है ये आपको ये बताता है कि जो फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है वो डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में है. सो इस केस में हमारे पास जो ये स्प्रिंग है ये दो मैसेज के दरमियान अटैच है, यानी इन दोनों मैसेज के डिस्प्लेसमेंट्स को हमें माइंड में रखना होगा. सही है. तो अब आप इसको यूँ कर सकते हैं कि मैं इसको लिखता हूँ कि ये वाला स्प्रिंग है,
ठीक है। और जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास फ़र्ज़ करें डेल्टा एक्स है। देखिए मैंने अभी तक नेगेटिव साइन नहीं लगाया बिकॉज आई वांट टू डिसाइड अबाउट इट कि मेरा जो नेगेटिव साइन है वो कंसिस्टेंट है उन डिस्प्लेसमेंट के जो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं। सही है। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे जो मैस x1 जो मैस मूव करती है अपनी मेन पोजीशन से वो डिस्टेंस x1 है, और जो m2 अपनी मेन पोजीशन से मूव करती है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है, चूँकि हम वन डायमेंशनल मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो वो x2 है। तो ये हमें इस चीज़ को यकीनी बनाना होगा कि ये जो डेल्टा x है ये जिस डायरेक्शन में भी हम लेते हैं, ये हमारी चॉइस है, ये हम जिस डायरेक्शन में भी लेते हैं जो फोर्स है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सो लेट मी पुट इट इन दिस वे कि फ़र्ज़ करो कि मैं लिखता हूँ कि ये हमारे पास जो डेल्टा x है ये है x1 माइनस x2, ठीक है। और चूँकि मैंने दोनों डिस्प्लेसमेंट्स टूवर्ड्स राइट दिखाए हैं तो इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंस है x1 माइनस x2 का, ये अगर ये मेरी चॉइस है अगेन, और अगर ये मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो फिर इसका मतलब है कि x1 जो है वो x2 से ज़्यादा होगा, और इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन जनरल ये मैस m1 जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और हमारे पास जो हुक्स लॉ है वो ये बताता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और सो इज़ दिस माइनस साइन, ठीक है। एंड दिस इज़ द ओनली इक्वेशन फॉर मैस m1। नाउ लेट्स राइट द सेम इक्वेशन फॉर मैस m2, और ये बनेगी m2a2 इक्वल्स, अगेन मैं वही एनालॉजी लगाने लगा हूँ, और अब मेरे पास दो स्प्रिंग हैं, पहला स्प्रिंग जो है वो ये वाला है और दूसरा स्प्रिंग ये वाला है। तो मैं इनको k डेल्टा x प्लस k डेल्टा x लिख लेता हूँ, जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बट बेयर विद मी, जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आई गेस वो क्लियर है, और वो ये है कि ये जो k है ये पहला स्प्रिंग है, लेट मी एक्चुअली कॉल इट k1 हेयर, और हमें पता है कि जो k1 और k2 हैं ये दोनों k के बराबर हैं। तो जो k1 है वो ये वाला स्प्रिंग है पहला, और ये वाला स्प्रिंग जो है ये इन दो मैसेज के साथ अटैच है, और इसका मतलब है हमें इन दो मैसेज का डिस्प्लेसमेंट जो है वो काउंट करना होगा। लेकिन अब मैं इस मैस m2 का नेट डिस्प्लेसमेंट देखना चाहता हूँ, ठीक है। चूँकि ये अब एक और बात आप इंटरेस्टिंग नोट करें कि ये सारी जो सिचुएशन है ये बिल्कुल इस मैस की तरह है, क्योंकि जब मैंने मैस m1 कंसीडर की थी तो फिर भी मैंने देखा था कि जो स्प्रिंग है k वो m1 और m2 दोनों के दरमियान में कनेक्टेड है, तो इसके लिए मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी थी। सही है। इसका मतलब है कि m2 के लिए भी हमारे पास यही वाली इक्वेशन आएगी, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा। और क्यों साइन चेंज होगा, लेट मी टेल यू दैट। और वो इसलिए क्योंकि अब हम जो नेट डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं वो m2 मैस का है। अगर मैं m2 मैस का नेट डिस्प्लेसमेंट देखता हूँ तो इसका मतलब होगा कि अब मेरे पास, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को यूँ लिखता हूँ कि x2 जो है वो x1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो टुवर्ड्स राइट है मैस m2 का। सही है। तो इसका मतलब है जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, एंड सो इज़ दिस नेगेटिव साइन। नाउ अब मैस m2 जो है वो इस स्प्रिंग के साथ भी अटैच है। सही है। और इस केस में अगेन मैंने आपको बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो प्योरली आपकी चॉइस है, एक दफ़ा आप वो चूज़ करें तो फिर आपने उनको कंसिस्टेंट बनाना होता है विद हुक्स लॉ। तो अब मेरे पास जो दूसरा स्प्रिंग है ये वाला स्प्रिंग, इसको मैं देखता हूँ और मैं यहाँ पे लगाता हूँ प्लस साइन, और ये रहा ये स्प्रिंग कांस्टेंट। और अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो x3 और x2 हैं, और मैं जो नेट डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूँ वो मैस m2 का हूँ। और इस सिनेरियो में अगर मैं ये चूज़ करता हूँ कि x2 जो है वो x3 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है अब जो m में जो नेट डिस्प्लेसमेंट आया है वो टुवर्ड्स राइट है, और इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। तो ये मेरे पास, अब मैं इस साइन को, ये जो पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, इसको ख़त्म करके नेगेटिव लगाने लगा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये चूज़ किया है कि इस केस में x2 जो है वो x3 से ज़्यादा है, और ये बन जाएगा मेरे पास x2 माइनस x3। ठीक है। इसको मैं x3 माइनस x2 भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता बिकॉज दैट वुड बी देन कंसिस्टेंट विद द हुक्स लॉ। एंड फाइनली जब मैं मैस m3 के लिए लिखता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा m3a3 इक्वल्स, अब m3 जो है वो एक ही स्प्रिंग के साथ अटैच है, ये वाला स्प्रिंग, और ये वाला स्प्रिंग x2 के साथ भी अटैच है। और अगर मैं उसी तरह लिखता हूँ कि जो नेट फोर्स है वो लेफ़्ट की तरफ है, तो इसका मतलब है नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट की तरफ होना चाहिए, विच मीन्स कि जो x3 है वो x2 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो तीनों इक्वेशंस मैंने लिखी हैं, आप देख लें कि मैंने कहा है कि x1 x2 और x3 जो है
उनको चूज़ करने में मुझे टोटल फ्रीडम है, लेकिन एक दफ़ा जब मैं उनको चूज़ कर लेता हूँ तो फिर मुझे हुक्स लॉ को सेटिस्फाई करना होगा, यानी जो फोर्स लगेगी वो उस नेट डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, एंड सो वी विल हैव अ नेगेटिव साइन। और यही वजह है कि हमारे पास यहाँ पे हर इक्वेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है, बिकॉज आई हैव chosen the net displacement towards positive x-axis or towards right. So what's next? नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि चूँकि मैंने कहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वो समान हैं, यानी x1, x2, x3 समान हैं, विच मीन्स कि आप इन मैसेज की जो वाइब्रेशंस हैं, ये जो मोशंस हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं एज सिंपल हार्मोनिक मोशंस। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमें पता है कि जो सोल्यूशन होता है हमारे पास वो ये होता है कि जो एक्स आई ऑफ टी है, किसी भी एक मैस का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है एक्स आई टाइम्स विच इज़ एम्पलीट्यूड टाइम्स ई पावर आयोटा ओमेगा टी। आप इसको साइन और कोसाइन की फॉर्म में लिखते होते हैं। ई पावर आयोटा ओमेगा टी लिखना ज़्यादा आसान है, बिकॉज it's easier to do a mathematics written in exponential form. And what we need to do, we need to calculate accelerations for mass m1, m2 and m3, which means we need to take second time derivative of x I of t. I is 1 2 3 for 3 masses, so I depends on the number of masses that you have in the system. और इस केस में हमारे पास जो x1 डॉट ऑफ t है, यानी पहली मैस के लिए, वो क्या बन जाएगा x1 और ई पावर आयोटा ओमेगा टी का डेरिवेटिव वही आएगा, और साथ में ओमेगा टी का डेरिवेटिव, आयोटा ओमेगा टी का डेरिवेटिव आयोटा ओमेगा आ जाएगा। और इसका अगर आप डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 इंटू ई पावर आयोटा ओमेगा टी इंटू आयोटा ओमेगा ये वाला और एक आयोटा ओमेगा और साथ आ जाएगा, क्योंकि हम डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं। और ये चीज़ जो है ये हमारे पास बनेगी एक्स डबल डॉट ऑफ टी इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर x1, ये भी x1 है, ये भी x1 है, इंटू ई पावर आयोटा ओमेगा टी। और एक फाइनल स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट ऑफ टी इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 ऑफ टी, बिकॉज ये वाली जो वैल्यू है ये वाली, ये सिंपली हमारे पास x1 ऑफ टी है, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस इक्वेशन इज़ जस्ट द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसी तरह हम अगर मैस m2 और m3 के लिए इक्वेशन लिखें तो बिल्कुल इसी तरह की इक्वेशन आएंगी हमारे पास, यानी जो x2 डबल डॉट ऑफ टी के लिए हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 ऑफ टी, और सिमिलरली जो x3 ऑफ टी के लिए हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी माइनस ओमेगा स्क्वायर x3 ऑफ टी, माइनस ओमेगा स्क्वायर x3 ऑफ टी। तो अब ये वाली वैल्यूज़, अब ये याद रखें कि ये जो x डबल डॉट 1 ऑफ टी है ये हमारे पास सिंपली a1 है, ये जो x डबल डॉट 2 ऑफ टी है ये हमारे पास a2 है, और सिमिलरली ये हमारे पास a3 है। ये सिंपली एक्सेलरेशंस हैं, ये बातें आपको नहीं बोलनी चाहिए। अब ये एक्सेलरेशंस मैं वापस इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सही है। ये जो 3 इक्वेशंस मैंने लिखी हैं न्यूटन्स लॉ से, और अगर मैं ये इनमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह बन जाएंगी। ये बन जाएंगी m1, ये बन जाएंगी हमारे पास m1 पहली मैस के लिए, m1 माइनस साइन, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर के साथ माइनस साइन है, और ये बन जाएगा x1। अब टी डिपेंडेंस एक्सप्लिसिट नहीं लिखते क्योंकि वो हमें पता है कि x1, x2 और x3 की टी के ऊपर डिपेंडेंस है। और जो पहली इक्वेशन हमारे पास थी वो थी माइनस k1x प्लस k2x, माइनस kx1 प्लस kx2। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड बनेगी माइनस kx1 प्लस kx2। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर्ड x2 इक्वल्स, और दूसरी इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी और इसमें माइनस kx2 ये माइनस 2kx2 हैं, प्लस के kx1 हैं और प्लस के kx3 हैं। तो ये हमारे पास है kx1 माइनस 2kx2 प्लस kx3, सही है। और फाइनली जो थर्ड इक्वेशन है वो है हमारे पास माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर्ड x3, और ये -1 इसलिए है क्योंकि मैंने इन दोनों मैसेज को
ये जो थर्ड मैस है और जो फर्स्ट मैस है इनको सेम कंसिडर किया था, बिकॉज आई वाज जस्ट मेकिंग एन एनालॉजी विद दिस मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मेरे पास बन जाएगा इक्वल्स, और हमने देखना है कि ये किसके इक्वल है, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है KX2 माइनस KX3। तो ये है हमारे पास इक्वल KX2 माइनस KX3। सही है। और अब आता है मोस्ट इंटरेस्टिंग जो स्टेप है हमारे पास, वो ये है कि हम इन तीनों इक्वेशंस को बारी बारी, पहली इक्वेशन को M1 से डिवाइड करते हैं, दूसरी इक्वेशन को M2 से, और तीसरी इक्वेशन को अगेन M1 से, ऑफ कोर्स विद द नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास यूँ बनेगी, लेट मी कीप दिस ऑन स्क्रीन। तो ये हमारे पास बनेगी जो पहली इक्वेशन है, और मैं ये काम भी करने लगा हूँ अब कि इस राइट वाली साइड को मैं लेफ़्ट पे लिखने लगा हूँ, और आप देखेंगे कि इसका हमें एडवांटेज है थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ये बन जाएगी हमारे पास K/M1 X1 प्लस माइनस, ये माइनस बनेगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस बनेगा हमारे पास माइनस K/M1 X2 इक्वल्स ओमेगा स्क्वेयर्ड X1। ये पहली इक्वेशन है। जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनती है वो बनेगी माइनस K/X1। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनती है माइनस K/M1 X1, और ये M2 नहीं है, सॉरी ये M1 नहीं है, ये M2 है। और लेट मी करेक्ट इट, सो K/M2 X1 मैं अब यूँ कर रहा हूँ कि माइनस M2 को डिवाइड कर रहा हूँ थ्रू आउट इस इक्वेशन में। तो ये जो पहली टर्म है जो मैं राइट पे लिखना चाहता हूँ, ये बनेगी K विद माइनस साइन डिवाइड बाई M2 जो मैंने यहाँ पे लिखी है, और ये X1 इसके साथ आएगा। जो दूसरी टर्म बनेगी वो बनेगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा K/M2 इंटू X2, और 2 भी साथ वैसे ही आएगा, तो ये बनेगा प्लस 2K2/M2 X2, और इसमें चूँकि K3 भी है तो ये बनेगा माइनस K/M2 X3। तो तीसरी टर्म बनेगी हमारे पास माइनस K/M2 X3 इक्वल्स ओमेगा स्क्वेयर्ड X2। और फाइनली जो थर्ड इक्वेशन बनेगी ये वाली, ये बनेगी माइनस K/M1 X2। तो ये बनेगा माइनस K/M1 X2, और चूँकि ये X2 है, लेट मी एक्चुअली ब्रिंग इट हेयर ताकि X2 वाली X2 के नीचे रहें। तो और जो X3 है वो बनेगी प्लस K/M3 X3, और ये इक्वल आएगा ओमेगा स्क्वेयर्ड X3 को। और इस फॉर्म में लिखने का फ़ायदा ये है कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं और इनको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। और मैट्रिक्स फॉर्म में जब मैं लिखूंगा तो मेरे पास जो पहला मैट्रिक्स बनेगा वो X1 X2 X3 के कोफिशिएंट्स होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि X1 के कोफिशिएंट जो हैं X1 के कोफिशिएंट जो हैं वो K/M1 है, X2 के कोफिशिएंट जो हैं वो माइनस K/M1 है, और X3 के कोफिशिएंट 0 हैं। तो जो हमारे पास पहली रो बनेगी वो बनेगी K/M1, और फिर बनेगा माइनस K/M1, और जो X3 के कोफिशिएंट्स हैं वो 0 हैं। सिमिलरली जो दूसरी रो बनेगी वो हमारे पास बनेगी माइनस K/M2, और फिर 2K/M2, और फाइनली माइनस K/M2। और इस तरह जो तीसरी रो हमारे पास बनेगी वो बनेगी X1 के कोफिशिएंट्स 0 हैं, X2 के कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास माइनस K/M1, और जो X3 के कोफिशिएंट्स हैं वो हैं K/M1। ये हमारे पास ये M1 है क्योंकि M3 और M1 जो हैं वो सेम है। सो लेट मी चेंज इट एक्चुअली बैक टू M1 क्योंकि मैं M1 ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास M1 और ये मैट्रिक्स हो जाएगा क्लोज। और यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा X1 X2 X3, और राइट साइड पे हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा उनमें ओमेगा स्क्वायर्ड कॉमन है, और जो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बनेगा वो X1 X2 और X3 का बनेगा। सही है। अगर आपको समझ ना आए यहाँ पे कि ये मैंने क्या किया है, तो आप सिंपली इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और आपके पास ये जो लेफ़्ट साइड है ये वाली,
ये वाली ये आ जाएगी, ठीक है। और राइट साइड तो हमारे पास बहुत ऑब्वियस है कि ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले तो x1 x2 x3 हमारे पास बनता है। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिसेस फॉर्म, बिकॉज मैट्रिसेस की फॉर्म में इनको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। और अब इस इक्वेशन को हम एक और स्टेप में यूँ लिख सकते हैं कि ये जो राइट साइड है हमारे पास, इसको हम लेफ़्ट पे ले आएँ, और इसको मैं अगर लेफ़्ट पे ले आता हूँ तो ये मेरे पास बन जाती है माइनस, ये हमारे पास बन जाती है k/m1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर्ड, उसके बाद k/m1 ज़ीरो। जो दूसरी टर्म बनती है हमारे पास वो बनती है माइनस k/m2, और फिर ये बनती है 2k/m2 माइनस ओमेगा स्क्वेयर्ड, और ये तीसरी टर्म बनती है k/m2, और थर्ड रो हमारे पास बनेगी 0 माइनस k/m1 एंड देन k/m1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर्ड। और ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा यूँ, और साथ में हमारे पास आएगा कॉलम मैट्रिक्स जो x1 x2 और x3 का है, और ये आएगा 0 के इक्वल, ठीक है। तो सो इट्स जस्ट दैट कि मैंने ये राइट साइड को लेफ़्ट पे लेके आया हूँ। अब ये जो इक्वेशन है ये सिंपली हमें ये बताती है कि अगर आपने x1 x2 और x3 के लिए सॉल्व करना है तो ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, आपने इसका डिटर्मिनेंट लेके इसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना होगा। दिस इज़ कॉल्ड सेकुलर इक्वेशन, इट्स वेरी फेमस इन ऑल ऑफ फिज़िक्स। तो हम क्या करते हैं कि हमें इस चीज़ का, ये वाली जो चीज़ है, एक्चुअली कॉपी इट, तो ये वाली जो चीज़ है इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मुझे चाहिए इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स 0। और इसका जब मैं डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल पुट करूँगा तो इट सिंपली मीन्स कि मैं ओमेगा के लिए सॉल्व कर रहा हूँ इस डिटर्मिनेंट को, क्योंकि ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। तो मेरे पास ओमेगा की 3 वैल्यूज़ आनी चाहिए ओमेगा स्क्वायर की, और वो जो 3 वैल्यूज़ मेरे पास आती हैं अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, विच आई बिलीव यू कैन डू इट एंड यू शुड डू इट, और वो जो 3 वैल्यूज़ मेरे पास ओमेगा स्क्वायर की आती हैं अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, जो पहली वैल्यू आती है वो है ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0, जो दूसरी वैल्यू है वो है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स k/m, और जो तीसरी वैल्यू है वो आती है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 2k/m2 माइनस k/m1। और ये जो ओमेगा स्क्वायर जो दूसरी वैल्यू मैंने लिखी है, लेट मी एक्चुअली चेक कि इसकी वैल्यू क्या आती है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में हमारे पास m1 नहीं आ सकता, इट शुड ईदर बी m1 और m2, तो ये हमारे पास m1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं। लेट मी एक्चुअली अनसर्कल दैम। सो हम जस्ट रिलाइंग ऑन यू हेयर, क्योंकि पहले मेरे पास तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं, तो हम रिलाइंग ऑन यू कि आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, विच यू शुड बी एबल टू, बिकॉज यू हैव लर्न दिस डिटर्मिनेंट्स इन लाइक हाई स्कूल एंड कॉलेज। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आती हैं, और ये हमें ये बताता है कि हमारा सिस्टम जो है वो 3 फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर वाइब्रेट कर सकता है। पहली फ्रीक्वेंसी जो है वो है 0, जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है वो k/m1 है, और जो तीसरी फ्रीक्वेंसी है वो है 2k/m2 माइनस k/m, यानी अगर आप ये फ्रीक्वेंसी स्क्वेयर्स हैं, अगर आप फ्रीक्वेंसीज लें तो आपको दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, बट दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। सो हियर इज़ व्हाट वी कैन डू। जब आप अब आप ये देखना चाहते हैं, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, अब आप ये देखना चाहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसीज़ हमें बता के आ रही हैं, यानी हमारा जो ओरिजिनल सिस्टम था ये वाला, लेट मी गो अप हियर, जो ये वाला हमारा सिस्टम था ये फ्रीक्वेंसीज़ के तनाजुर में किस तरह की मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी मैसेज जो हैं वो किस तरह वाइब्रेट या ऑसिलेट कर रही हैं, ठीक है, ये हमने देखना है। तो उसका तरीका ये है कि जो इधर मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को याद रखें, ये वाली इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं बारी बारी ओमेगा की वैल्यू के लिए। ओमेगा की हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं, लेट मी शो यू हियर। 0, तो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करूँ तो राइट साइड 0 हो जाएगी, ठीक है, और मैं लेफ़्ट साइड के दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूँगा और राइट साइड पे ये 0 के इक्वल आएंगी। तो मेरे पास अगर मैं इस तरह इस मैट्रिक्स को सॉल्व करता हूँ, ये अब मैं सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट आपको बता रहा हूँ, ये जो 3 फ्रीक्वेंसीज़ आपने कैलकुलेट कर ली हैं ना, ये नॉर्मल मोड्स कहलाते हैं, यही हमने कैलकुलेट करना था, लेकिन अब मैं एडिशनली आपको बता रहा हूँ
कि इन नॉर्मल मोड्स से हमें ये कैसे पता चल सकता है कि जो मैसेज हैं वो किस तरह की मोशन परफॉर्म कर रही हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन में जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यूज़ बारी बारी पुट करके सॉल्व करें इस इक्वेशन को x1, x2 और x3 के लिए, तो फिर उधर से आपको पता चलता है कि ये मोशन किस तरह की परफॉर्म कर रही हैं मैसेज। अगर मैं ओमेगा को 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास ये सिर्फ लेफ़्ट साइड बचेगी, राइट साइड 0 हो जाएगी। और अगर मैं लेफ़्ट साइड को इसको सॉल्व करता हूँ तो जो मेरे पास इक्वेशन आती है, मैं इधर इसको यहाँ लिखने लगा हूँ फॉर ओमेगा इक्वल्स 0। जब आपके पास ओमेगा स्क्वायर्ड आप 0 सब्सटीट्यूट करते हैं उस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आती हैं, x1 माइनस x2 इक्वल्स 0। और जो दूसरी इक्वेशन आती है हमारे पास वो आती है माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल्स 0। और जो तीसरी इक्वेशन आती है वो आती है माइनस x2 प्लस x3 इक्वल्स 0 प्लस x3 इक्वल्स 0। अब यहाँ से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन से हमें मिलता है x1 इक्वल्स x2 और दूसरी इक्वेशन को छोड़ दें, तीसरी इक्वेशन से हमें मिलता है x2 इक्वल्स x3। जो अब ये दोनों इक्वेशन हमें ये बताती हैं कि जो x1 है वो x2 के इक्वल है और यही x3 के इक्वल भी है, विच मीन्स के x1, x2 और x3 डिस्प्लेसमेंट्स तीनों इक्वल हैं। वापस जाते हैं अपने ओरिजिनल सवाल के ऊपर कि हमने डिस्प्लेसमेंट्स कैसे डिफाइन किए थे। ये थे हमारे डिस्प्लेसमेंट्स x1, x2 और x3। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इट मीन्स कि जितना ये पहली मैस मूव करती है टुवर्ड्स राइट, दूसरी मैस भी उतना ही मूव करती है और तीसरी मैस भी उतना ही मूव करती है। ये सिंपली हमें ये बताता है कि जो मैसेज हैं वो इस तरह मूव कर रही हैं जैसे इनके दरमियान ये स्प्रिंग्स मौजूद ही नहीं है। और अगर स्प्रिंग्स मौजूद ना हो तो इट्स जस्ट लाइक के मैसेज जो हैं वो इंडिविजुअली सिंपली ट्रांसलेट कर रही हैं टुवर्ड्स राइट। तो जो पहली आइगन वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की जो फ्रीक्वेंसी है, इनको आइगन वैल्यूज़ भी कहते हैं। तो जो पहली ओमेगा की वैल्यू है जो 0 को कोरस्पॉन्ड करती है, ये वाली, ये हमें ये बता रही है कि जो मैसेज हैं वो सिंपली ट्रांसलेट कर रही हैं टुवर्ड्स राइट। तो देखा आपने, फ्रीक्वेंसी से मैसेज की मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन अखज़ कर ली। तो पहली ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 हमें बता रही है कि जो मैसेज है वो यूँ बिहेव कर रही हैं जैसे उनके दरमियान स्प्रिंग्स कनेक्टेड ही नहीं है, वो सिंपली ट्रांसलेट कर रही हैं। वट फॉर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स के बाई एम। सो लेट्स चेक फॉर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स के बाई एम। तो जब उस इक्वेशन में आप ओमेगा स्क्वायर को पुट करते हैं k डिवाइड बाई m1 के इक्वल, ये वाली इक्वेशन में अगेन मैं आपको बता दूं क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन में तो हमारे पास जो x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ आती हैं वो ये आती हैं कि जो x1 है वो हमारे पास इक्वल होता है माइनस x3 के और जो x2 है वो इक्वल होता है 0 के। सही है। अगेन अब वापस डायग्राम के ऊपर जाते हैं। जो x1 है, जो x2 है वो 0 है, विच मीन्स कि ये वाली मैस मूव ही नहीं कर रही जब सिस्टम किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट करता है, जो k डिवाइड बाई m1 के इक्वल है। एंड इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस। हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, k डिवाइडेड बाई m1, ठीक है। और m1 जो है वो हमारे पास पहली और तीसरी मैस है। इसका मतलब है कि जहाँ पे m1 आ रहा है वहाँ पे m2 का कोई असर नहीं होना चाहिए और इसलिए जो m2 का डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास 0 आया है। और इसका मतलब है कि जो m1 है m2 है ये अपनी जगह पे रुकी हुई है, x1 जो है ये पॉजिटिव है, तो जो m1 है वो टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है और जो m2 है वो जो m3 है वो ये तीसरी मैस जो है जो m3 है वो टुवर्ड्स लेफ़्ट मूव कर रही है। तो जो हमारे पास ये दूसरी आइगन वैल्यू थी ये वाली ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स के बाई m वाली, ये हमें ये बता रही है कि x2 रेस्ट के ऊपर है, x1 जो है वो टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है और जो x3 है यानी तीसरी मैस जो है वो टुवर्ड्स लेफ़्ट मूव कर रही है। तो यहाँ से हमें उनकी मोशन का पता चल गया। और फाइनली हमारे पास आता है तीसरा आइगन मोड जो कि हमारे पास था ओमेगा स्क्वायर्ड इक्वल्स k डिवाइड बाई m1 प्लस 2k डिवाइड बाई m2। तो ये हमारे पास तीसरा आइगन मोड था। और जब आप इसके लिए वो इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपके पास x1 जो है वो x3 के इक्वल आता है और जो x2 है वो हमारे पास इक्वल आता है माइनस 2m डिवाइड बाई 2m1 डिवाइड बाई m2 इंटू x1, ठीक है। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। देखें ये आपको क्या बता रही है, तीनों डिस्प्लेसमेंट्स हमारे पास नॉन ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब है तीनों मैसेज एट अ टाइम मूव कर रही हैं, लेकिन वो इस तरह मूव कर रही हैं कि जो x1 और x3 हैं वो बराबर हैं। यानी
बराबर हैं और पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है कि इस डायग्राम में x जो मास m1 है वो टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है और जो मास m3 है वो भी टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है। लेकिन जो m2 है यानी जो x2 है उसको अगर आप देखें तो x2 हमारे पास आता है माइनस ऑफ x1 विद सम मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है कि जो x2 है वो उस वक्त क्या कर रही होगी, x1 की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, सो द माइनस साइन, और इसकी कुछ मैग्नीट्यूड होगी जो 2m1 डिवाइड बाई m2 से हमने देखी है दी जाती है। सो दिस इज़ what we can infer about the motion of these masses from the frequencies are the eigenmodes or the normal modes जो हमने calculate की हैं। So this is very interesting problem and I have just tried कि आपको idea हो जाए कि हम ना सिर्फ इस प्रॉब्लम को कैसे हल करते हैं बल्कि क्यों हल करते हैं, बिकॉज वी हैव सिस्टम्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड सो मैनी अदर सिस्टम्स, राइट, ताकि हम उनकी मोशन को स्टडी कर सकें। सो दिस वाज द प्रॉब्लम एंड इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, आई बिलीव मोर देन 40 मिनट्स, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट कि आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम हमने कैसे करना है। And that's it for this problem. So hopefully I'll see you with some other random topics soon. Bye bye.